स्टीम रीड भी स्टार्ट कर दी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो अगर ये होगा कि स्टीम रीड स्टार्ट नहीं हो पाई, प्रॉब्लम कर दी है बीच में, तो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, तो वहां से फिर हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। तो मजा सच सर, थैंक यू सो मच। बोलिए आप सबको। यस। मेरी आवाज में कोई मसला आता हो या कुछ और तो मुझे बता दीजिएगा यार, इन अगर स्टक हो गई हो तो लास्ट ऑलराइट। सेशन में। ओके मैम। तो लास्ट सेशन में हमने ओवरऑल जो है टोफल को स्किम थ्रू किया था, डिफरेंट सेशंस को, या उसके जो राइटिंग रीडिंग स्पीकिंग जितने भी 4 सेशन होते हैं उनको जस्ट हमने स्किम के थ्रू किया था, और टोफल के बारे में जाना था कि टोफल क्या होता है, टेस्ट कैसा है, इसके वर्जन्स कितने हैं, या पेमेंट कितनी होती है, कि वाई टू टेक टोफल इंस्टेड ऑफ अदर, वो सारी चीज़ें देखी थी। तो आज हम ये करेंगे प्रॉपर्ली जो है टोफल की जो रीडिंग सेशन है उसको प्रॉपर्ली और इन डिटेल करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम 3 2 जो है क्वेश्चन टाइप्स को आज कवर कर ले इस सेशन में। तो लास्ट सेशन में भी हमने बताया था कि रीडिंग सेक्शन किस तरह लगता है इसका टोफल का। तो यूजुअली इसका जो फॉर्मेट होता है यही होता है कि आपके पास 2 पैसेज होते हैं, और 2 पैसेज में जो है हर पैसेज के 10-10 सवाल आने होते हैं या आपने करने होते हैं। ये इन सवाल को कंप्लीट करने के लिए या आपको 2 सेशंस को कंप्लीट करने के लिए ओवरऑल 35 मिनट टाइम होता है। इसमें ये नहीं होता कि आप 17 मिनट आपके लिए इंडिविजुअल पैसेज के लिए होते हैं या बात वाले के लिए अलग होते हैं, लेकिन टाइम ओवरऑल होता है। लेकिन आप जो है विद इन एक सेक्शन क्वेश्चंस को नेक्स्ट करके फिर आप कम बैक कर सकते हैं। ऑन्स अगर आपने एक पैसेज को कंप्लीट कर दिया एंड यू वेंट टू द नेक्स्ट पैसेज, देन आप दूसरे वाले पैसेज पे वापस नहीं आ सकते पहले वाले पे। तो आपको एक पैसेज कंप्लीट करना होता है और उनके क्वेश्चन में आप आगे और पीछे जंप कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपने एक पैसेज कंप्लीट करके नेक्स्ट में मूव करके देन यू कैन नॉट कम बैक। तो ये आपने ख्याल रखना होता है इसमें। और जो है हर पैसेज को यहाँ पे 17 मिनट देना ज़रूरी है, और हुआ तो पहले वाले को 18 19 दैट्स आल्सो फाइन, क्योंकि पहला पैसेज जो यूजुअली आता है रीडिंग पैसेज वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द सेकंड वन। तो सर, ओवरऑल टाइम। यस मैम। हम बैक कब नहीं कर सकते? नहीं, आप ये कर सकते हैं कि ना मैम, अगर आप पैसेज 1 अगर सॉल्व कर रहे हैं ना, जी तो जी। उसके अंदर आपको 10 सवाल मिलते हैं, 10 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स। तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं, एक सवाल को सॉल्व करके नेक्स्ट जा सकते हैं, और आप फिर कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं या दूसरे को भी आ सकते हैं। तो विद इन द क्वेश्चंस आप जंप कर सकते हैं विद इन द पैसेज। बट लेकिन एक दफ़ा आपने एक पैसेज को कंप्लीट कर लिया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, एंड यू वेंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज मीन्स आपने दूसरा पैसेज स्टार्ट कर लिया, उस टाइम पे आप फिर वापस पहले वाले 10 क्वेश्चनों पे नहीं आ सकते। ओके सर, तो आई ये गॉट 2 इट। पैसेज जो है इंडिविजुअली उधर असाइन किए गए हैं, और हर पैसेज के 10-10 सवाल। आई होप दैट्स क्लियर। बाकी क्वेश्चन टाइप्स इधर कहते हैं, इसमें मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। आपको फिलिंग द टेबल्स कभी-कभी आ सकते हैं, रेयर है लेकिन हो सकते हैं। आपको इंफॉर्मेशन मैच करना होता है या पर्पस निकालना होता है, तो ये सारे काम जो है आप क्वेश्चंस में कर रहे होते हैं। इसमें ज़्यादातर टिप्स यही होगी अच्छी वाली कि पहले वाला सेशन को 17 टू 18 या 19 मिनट तक कर लें, उसके बाद दूसरे को फिर आप उस टाइम तक कर लें। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, या जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इतने आपको चीज़ें आएँगी, या वही सही है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छी रही रीडिंग सेशन में। और ज़्यादातर जितने भी एस्पिरेंट होते हैं टोफेल को, वो रीडिंग के टाइम मैनेजमेंट पे ही कोलैप्स कर जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी हुई, रीडिंग आपकी फास्ट हुई, और आप एक एकेडमिक पैराग्राफ को पढ़ के उसका मेन आइडिया अगर समझ सकते हैं, तो देन यू आर गुड टू गो। अभी क्वेश्चंस टाइप कितने होते हैं, अगर हम टोफल को देखें तो उसमें हमारे पास 6-7 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग सेक्शन में। फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं या नेगेटिव फैक्चुअल क्वेश्चंस। यूजुअली इसमें ये होता है कि पैराग्राफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है उस
पैसेज के बारे में, उस पैराग्राफ के बारे में, स्पेसिफिक पैराग्राफ को मेंशन करके कि इसमें क्या डिटेल्स मेंशन है, तो वो हमने करना होता है। इन्फेरेंस क्वेश्चंस, हमें कुछ लॉजिकल डिडक्शन करनी होती है, हमें कुछ बोला जाता है उसके बेस पे फिर हमें कुछ आर्गुमेंट्स करने होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। वोकैबुलरी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वोकैबुलरी की मीनिंग उस पैसेज में क्यों यूज़ की गई है या किस सेंस में की गई है या उसकी नियरेस्ट मीनिंग क्या है, वो सारा कुछ देखना होता है। सेंटेंस सिंप्लीफिकेशंस के भी क्वेश्चंस होते हैं, इन केस के आपको एक बड़ा पैराग्राफ दिया होता है या पैसेज दिया होता है, फिर उसको बोलता है कि इसका बेस्ट समरी कौन सा होता है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम वो होते हैं रीडिंग सेक्शन में। इंसर्ट क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें आपको ये होता है कि सेंटेंस को जो है प्रॉपर जगह पे प्लेस करना होता है। लास्ट पे जो है आपकी पैसेज समरी होती है जिसमें आप 3 समरीज़ को या 3 सेंटेंस को चूज़ करते हैं कि वो ओवरऑल पैसेज को जो है रिप्रेजेंट करता है या ओवरऑल पैसेज का बेस्ट समरी कंसीडर किया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दीज आर द मेन क्वेश्चन यूजुअली TOEFL रीडिंग सेशन में होते हैं। पैसेज समरी, वोकैबुलरी, डिटेल, सेंटेंस एडिशन, सेंटेंस रिफ्रेजिंग, इन्फेरेंस एंड अदर पर्पस। तो प्रीवियसली कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन होते थे लेकिन अभी ये बहुत रेयर है, मुश्किल से ही कोई एक आपको किसी एक टेस्ट में इनमें से एक नज़र आएगा। यूजुअली रेफरेंस रेफरेंस क्वेश्चन या प्रीवियसली रेफरेंस क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि आपके पैसेज में हो, बाकी ये ऑर्गेनाइजेशन और डेटा टेबल ये नहीं आते यूजुअली। अब इनकी क्वांटिटी देखें तो कौन से क्वेश्चंस कितने दफ़ा आते हैं या कौन से क्वेश्चन की क्वांटिटी क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस 2 या 3 आते हैं, खामखा आते हैं, या 2 या 3। तो पैसेज समरी एक आता है, वोकैबुलरी 1 या 2 आते थे, प्रीवियसली ये ज़्यादा आते थे लेकिन अभी ये 1-2 आ रहे हैं। सेंटेंस रिफ्रेजिंग एक आता है, एडिशन भी एक आता है, इन्फेरेंस क्वेश्चन या 1 या 2 आ सकता है और अदर पर्पस भी 1 या 2 आ सकते हैं। तो ये जो है ओवरऑल जो सेंटेंस की वो है या न क्वेश्चंस की नंबर्स है कि टाइप से कितने से कितने आते हैं वो थी। अभी जो सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है यूजुअली जो जिसकी क्वांटिटी आपने देखी या तो 2 या तो 3 है, वो है फैक्चुअल क्वेश्चंस। और फैक्चुअल क्वेश्चंस में हमें क्या बताया जाता है, तो यूजुअली इसमें हमसे ये पूछा जाता है कि उस पैसेज के बारे में, पैसेज में कोई स्पेसिफिक डिटेल पूछा जाता है या इस पैसेज में कोई चीज़ हमें दी जाती होती है या उस पैराग्राफ में, और फिर उस पैराग्राफ को स्पेसिफिक रेफर करके हमसे कोई डिटेल पूछा जाता है। इनको आप वोकैबुलरी क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्योंकि यूजुअली इधर जो काम होता है वो वोकैबुलरी के साथ ही खेलते हैं। क्वेश्चन में वो कुछ और वर्ड यूज़ कर रहा होता है और पैसेज में उसी इन्फॉर्मेशन के लिए कोई और वर्ड्स यूज़ किया होता है। तो आप इनको वोकैबुलरी काइंड ऑफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए होता है। और हम कब समझ सकते हैं कि हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चन या डिटेल क्वेश्चन आ गया है, तो डायरेक्टली पैसेज को स्टेट करेगा वो जो क्वेश्चन होगा। फॉर इंस्टेंस उसमें ये हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिखा हो सकता है, द ऑथर स्टेट्स करके क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डज द पैसेज से, द पैसेज मेंशंस। इफ यू सी ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन फ्रेजेस, इसमें सब ने जो है कि क्वेश्चंस को ही वो किया है, आइडेंटिफाई किया है या क्वेश्चन को डायरेक्ट एड्रेस किया है। तो फैक्चुअल और डिटेल क्वेश्चन में ये होता है कि पैराग्राफ को जो है ना डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये वो होते हैं और इस काइंड ऑफ फ्रेजेस यूजुअली यूज होते हैं। द मोस्ट कॉमन अकॉर्डिंग टू आता है और सम टाइम विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट ट्रू होते हैं। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है फैक्चुअल क्वेश्चंस की। इसको अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 नीचे, इस क्वेश्चन को देख के हमें पता चलता है कि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट ही अकॉर्डिंग टू द पैसेज से हुआ है, मींस समथिंग वो डायरेक्टली पैसेज को रिफर कर रहा है और विद इन द पैसेज हम किसी चीज़ को पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज को देख के हमें पता चलता है कि ही वाज आस्किंग समथिंग अबाउट, या हमसे एक्सक्यूज मी, हमसे कोई पैसेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो अभी तक किसी का क्वेश्चन है तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वाले। ओके, सर आपके यहाँ अगर पे लाइक वोकेबलरी में हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक होता है हमारे पास रेफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर वो ये कहें कि भाई एक स्टेटमेंट देते हैं कि वहां पे ईट लिखा हुआ या दैट, फिर वो कहते हैं कि भाई ये किसको रेफर कर रहा है। और फिर दूसरी टाइप ये तो है कि लाइक कंटेक्स्ट इन मीनिंग,
जैसे कि आपने बताया हम्म। कि वो एक वर्ड देते हैं, फिर उसके सिनोनिम्स भी हो सकते हैं कि भाई हाँ ये किसके क्लोजेस्ट इसका मीनिंग है। तो हम ट्रू। इसको ना इस तरह भी थोड़ा सा ज्यादा क्लियर कर सकते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चंस को। या वोकेबुलरी क्वेश्चन सेंस तो आपसे वोकेबुलरी क्वेश्चन को आपकी वोकेबुलरी की जो मीनिंग है उसी को ही पूछेगा कॉन्टेक्स्ट में उस पैसेज में। जी जी। बाकी जो आप दूसरे की बात कर रहे हैं वो ये है, ये प्रीवियसली रेफरेंस क्वेश्चन जिसमें ये इट, दे, ही, शी वो सारी चीजें होती है। तो प्रीवियसली ओके सर। रेफरेंस या इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द वोकेबुलरी, बट ये यूजुअली नहीं आते, और अगर आ भी जाए तो इसमें डायरेक्ट खाली प्रोनाउन या थर्ड ओके पर्सन सर। उस चीज़ों का देखना होता है, आपको फिर वोकेबुलरी की जरूरत नहीं पड़ती, खाली आइडेंटिफाई करना होता है आपने, जी। सिमिलर है काइंड ऑफ। ओके सर। अभी हमने देखा कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, अभी इनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। यूजुअली इसको सॉल्व करने के सबके अपने तरीके होंगे, हर कोई अपने तरीके से कर रहा होगा, लेकिन द मोस्ट यूजफुल या जो मैं यूज़ करता था या जो मैंने फाइंड किया था वो ये है कि पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर है तो फिर उसके क्वेश्चन को रिफ्रेश करो या पैराफ्रेज करो, क्योंकि वो पैराफ्रेज में डिफरेंट वर्ड्स में पैसेज में दिया जाता है। और तीसरा फिर उसके मुताबिक एविडेंस ढूंढो और उन दोनों को मैच करो, अगर वो एविडेंस जो आपने पैसेज में ढूंढे हैं और नीचे ऑप्शंस में आता है तो देन यू आर गुड टू गो, तो वो वही क्वेश्चन है। तो ये 4 स्टेप्स अगर आप फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए कर ले तो फॉर श्योर टेस्ट सेंटर में जाके आप ये नहीं कर रहे होंगे कि लिख के कि फैक्चुअल क्वेश्चन है या नहीं, फिर है पैराफ्रेज, लेकिन आप इसी मेथड को लेके अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये 4 स्टेप्स आपके जहन में होंगे। क्वेश्चन को देखा, फर्स्ट वन इज टिक, इट्स ओके, फिर आप डायरेक्टली उसको अपने जहन में ही पैराफ्रेज कर सकते हैं, फिर आप एविडेंस ढूंढ के फिर दोनों को मैच कर सकते हैं। तो ये ट्रिक मैं यूज़ करता था यूजुअली, या जो मैंने फाइंड किया है कि बेनिफिशियल है, कोई और ट्रिक होगा तो हम उसको भी देख लेंगे। तो अभी इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम वो देख लें, इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम उन ट्रिक्स को देख लें तो लेट्स सी, हर कोई अपने एंड पे अगर 1 मिनट इसको देख ले, ये 4 करके कि ये फर्स्ट तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है या नहीं, अगर है तो फिर क्वेश्चन को किसी तरीके से कोई वर्ड्स चेंज करके पैराफ्रेज करके फिर उसके मुताबिक कोई एविडेंस ढूंढ के और वोकैब मैच करके ऑप्शंस में से कोई सही है या गलत है, इफ वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। 1 मिनट के लिए पॉज़ कर रहा हूँ, सारे अपने एंड पे देख लें मैम और सारे जितने भी कैंडिडेट है, फिर वी माइट डिस्कस कि कौन सा आंसर ट्रू हो सकता है और क्यों हो सकता है। वो आंसर मिला या सर ये? अगर हम देखें तो हम्म। लाइक उन्होंने कहा है कि ट्रू। और सर अगर हम यहाँ पे देखें कि कंसीडर डार्विन वर्ड्स, तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि वो इमोशंस को ना हमारी जो लाइक कोई भी अगर हम लाइक स्माइल करते हैं या फिर हम फ्राउन करते हैं तो फिर वो उनको इंटेंसिफाई करते हैं इमोशंस को। तो लेकिन ये वाला ऑप्शन तो नजर भी नहीं आ रहा। ये वाला ऑप्शन है दे देन वुड बिकम लेस इंटेंसिव इंटेंस।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ने से इंफॉर्मेशन को कि वो इंटेंस हो जाते हैं, इंटेंस। आपको लगता है कि इंटेंस हो रहे हैं? जी। लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने लाइक एज अ क्वेश्चन किया है हमसे, कैन स्माइलिंग गिव राइज टू फीलिंग ऑफ गुड विल, फॉर एग्जाम्पल एंड टू एंगर। या आप सही जगह पे हैं, आप सही जगह पहुंच गई है, और आप जो जो इन्फॉर्मेशन आपने बताया वो भी ट्रू है। सॉरी। एक चीज है इसमें, अगर आप देखें ना, ये वर्ड आपको जो है ना, लाजमी नहीं है कि आप पूरा पैसेज स्क्रीम थ्रू करें या सब देखें। जस्ट जो कीवर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन में, वही ढूंढ लो। मीन्स फर्स्ट मैंने देख लिया कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैसेज है, डायरेक्ट स्टेट कर रहा है पैसेज को। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट मसला हल हो गया। दूसरा पैराफ्रेज करना है ना, व्हाट डिड डार्विन बिलीव वुड हैपन टू द ह्यूमन इमोशंस दैट वर नॉट एक्सप्रेस्ड। सो इसको अगर पैराफ्रेज करो तो सिंपली कुछ इस तरह बोल सकते हैं कि नॉट रिलीज, या मे बी नॉट रिलीज, या कंट्रोल इमोशंस, इस तरह का कुछ ढूंढ लो। अभी मैं इधर देख रहा हूँ तो फर्स्ट सेंटेंस में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, डार्विन डार्विन तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अभी मैं नीचे आ रहा हूँ तो कंसीडर में आ रहा हूँ तो उसमें जो है वो हो रहा है, डार्विन वर्ड्स मुझे नजर आ गए, तो यहाँ से शायद कुछ हो सकता है। इफ आई लुक फ्री एक्सप्रेशन, सो ये तो या तो फ्री एक्सप्रेशन बोल रहा है, मीन्स रिलीज एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस्ड होगा ना, तो ये तो नहीं है। अगर आपके वो होंगे, अगर आपके वर्ड्स एक्सप्रेस होंगे तो फिर वो इमोशंस इंटेंसिफाई हो रहे, बोल रहे ज्यादा हो रहे। लेकिन इफ यू लुक, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिप्रेशन ऑन द अदर हैंड, सो उसका अपोजिट ही होना। एक वर्ड अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो उधर दूसरे एंड पे उसका क्या हुआ है, जो वर्ड जो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे होंगे। मीन्स क्वेश्चन में भी हमें बोल एंड पे देखें, दैट वर नॉट एक्सप्रेस बोल रहा है, तो शायद उसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे, नॉट एक्सप्रेस। इधर देखिए वोकेब मैचिंग किया, वो किया है, उसने वोकेबलरी चेंज किया है। द रिप्रेशन मीन्स द कंट्रोल्स को बोलते हैं, जिस चीज को आप कंट्रोल कर रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं उसको रिप्रेशन बोलते हैं। तो वो जो वो रिप्रेशन किए गए हुए या स्टॉप किए हुए इमोशंस हैं, उनको क्या होगा, एज फार एज पॉसिबल ऑल आउटवर्ड साइंस सॉफ्टन आवर इमोशंस, मीन्स अगर आप उनको कंट्रोल करेंगे तो हमारे इमोशंस सॉफ्टन हो जाएंगे या वो होंगे, तो दे वुड बिकम लेस एक्सटेंसिव, जो है वो ज्यादा मैच करता है ना, इन दिस सेंस। पहले आपने जी भी सर। कही कि या सो समहाउ दैट इज ट्रू बिकॉज द अदर वन हमें कोई ऑप्शंस में नहीं मिला, जिस तरह आपने बोला कि जी इमोशंस इंटेंसिफाई होंगी या एक्चुअली, कुछ। हाँ जी, या यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, द रिप्रेशन, या तो यहाँ पे ये जा रहा है, इसका मीनिंग दैट वर नॉट एक्सप्रेस, यानी कि हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो वो सॉफ्टन कर देते हैं हमारे इमोशन को, यानी कि वो लेस इंटेंसिव हो जाते हैं फिर। लेस इंसेंसिव, ट्रू। तो यही होता है कि क्वेश्चंस में जो दिया होता है उसी को, कीवर्ड्स को चेंज करके ऊपर हमें उधर पैसेज में दिया होता है, तो उन्हीं को हमें मैच करके वो करना होता है। और एक इधर जरूरी ट्रिक यही है कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, पीओई मींस आप उनको ना वो करें, लाइक इट केस प्रॉब्लम लेटर, तो इस पैसेज में किधर भी लेटर प्रॉब्लम के बारे में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया। दे वुड बिकम मोर नेगेटिव, तो नेगेटिव का भी मुझे कोई वर्ड या इस तरह कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो भी तो गलत ही है। तो अब बचा कौन, ए और बी, और ए और बी के दरमियान दिस लुक बेटर, और यही सही है, क्योंकि दूसरे में तो फिर पहले वाले इमोशंस के लिए गया है लॉन्गर देन यूजुअल। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी एक अच्छी ट्रिक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, जी नॉट जस्ट सर। फैक्चुअल क्वेश्चन, रीडिंग की कोई भी क्वेश्चन के लिए ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन जरूरी है। मोस्टली दो ऑप्शंस ऐसे होंगे जो पैसेज से रिलेट करते ही नहीं होंगे, दो रिलेट करते होंगे और काफी सिमिलर होंगे, उनमें से आपने अपने वर्ड्स ढूंढ के फिर वो कर लेना है। आई थिंक अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम दे सकते हैं यहाँ पे। बाकी इसमें एक ये भी है, जैसे कि जब मैंने पहला लाइन ये पढ़ी, द फ्री एक्सप्रेशन बाय आउटवर्ड साइन ऑफ इमोशन इंटेंसिफाई, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि भाई वो इमोशंस को इंटेंसिफाई होने की बात कर रहा है। फिर जब आगे उन्होंने ये वाली फ्रेज लिखी ना, ऑन द अदर हैंड, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि जो आगे वाली लाइन होगी वो इसके उलट होगी। तो अगर या इस तरह ट्रू। का मीनिंग हमारे जहन में हो तो फिर भी हमारे पास ना आसानी हो जाती है ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में। यस, अगर वो भी ना हो, अगर आपके पास रिप्रेशन या जो भी है इसकी मानी भी आपको जी। ना आती हो, फिर भी अंदर अदर हैंड के थ्रू आप वो कर जी सकते हैं और गेस बिल्कुल। कर सकते हैं। जी। जब मैंने पहली दफा पढ़ा था ना, तो मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि ये लाइक, मैंने अगर ये पढ़ा ऑन द अदर हैंड, तो आगे वाली जो वो
सेंटेंस होगा वो पहले वाली के ना वो अगेंस्ट होगा, तो ये मेरे माइंड में नहीं था। अगर वो होता तो फिर तो बंदा फौरन डिसीजन कर सकता है। ये हाँ, चीजें हमने ये जहन में देख ले। रखनी होती हैं। हाँ, और ये नहीं होता कि आप पूरा पैसेज पढ़ ले, जस्ट स्किम थ्रू कर ले और वो वर्ड्स निकाल दे। ऊपर कहीं भी हमें डार्विन का वर्ड नहीं नजर आता ना, डार्विन थ्योरी है, डार्विन वर्ड कुछ भी नजर नहीं होता। जी बिल्कुल। नहीं, उधर से ही हो रहा है, तो ऊपर पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, या तो टाइम वेस्ट करने की। जहाँ से डार्विन वर्ड शुरू हो रहे हैं वहां से ही कर लो, और सिर्फ ये 2 सेंटेंस को ही पढ़ लो, दैट्स इनफ। अभी एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये वाला। स्क्रीन विजिबल है, इसमें सारा क्वेश्चन आ रहा है या नहीं यार? यस सर, विजिबल है। Okay, then it's good. अभी ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई मार्स सरफेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। और ये अगर आप में से कोई बता सके कि ये अगर वो है या नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है या नहीं है। जी फैक्चुअली है, लाइक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वाई सो? पैराग्राफ। या एक पैराग्राफ को डायरेक्टली एड्रेस किया है ना, या पैराग्राफ 4 को डायरेक्टली एड्रेस किया है, तो मीन्स फैक्चुअल है। जी। तो इसमें हम अगर कोई भी ट्रिक डाल के देख ले, या कोई भी सॉल्विंग मेथड डाले, या जो हमने अभी किया ये वाला डाल दे, तो पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर पैराग्राफ को अगर कोई तरीके से रिफ्रेश कर सकते हैं, तो विच इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट क्रिएटर्स फील मच फास्टर देन। इसका कोई अगर वो होता पैराफ्रेज सिंपल वर्ड्स में। व्हाट इज, यहाँ पे लाइक कंपेयर किया गया है कि कैटर्स जो हैं हम्म। वो मार्स में तेजाई से ट्रू। वो मार्स और मून का कंपैरिजन किया गया है, किस लिहाज से कि कैटर्स वो उनकी तादाद बढ़ती है नहीं, राइट। या मार्स में उनकी तादाद दूसरे से ज्यादा बढ़ती है या नहीं जी। देन द मून। लेकिन समथिंग कॉल्ड व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फैक्ट ना, कोई फैक्ट और एविडेंस भी मांग रहा है। हम्म। So maybe we can say something like what is what is shown that cuttlefish feel faster in Mars than moons. What is what evidence show, maybe फैक्ट्स की जगह evidence कर सकते हैं, कोई evidence ढूंढ ले या कुछ इस तरह का अगर पैसेज में, या फिर जी। तो हमारे पास कीवर्ड्स अब यही होगी, कटल जो है वो फिल हो रहे हैं, मे बी फास्टर, मे बी कोई evidence या कोई फैक्ट। तो जो है पैराग्राफ को एक दफ़ा स्क्रीन थ्रू कर लेते हैं, अगर वी कैन फाइंड समथिंग दैट्स गुड। लेट्स ट्राई फॉर 1 मिनट में भी, अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है स्टेप 3 जो हमारा है। सर उन्होंने एविडेंस दे दिया है कि उन्होंने ये वेयर? एविडेंस दे दिया है कि जो ये कैटर्स हैं वो अ, जल्दी फिल होती हैं मार्स में मून की निस्बत। तो हमने ये देखना है कि भाई जो ये फैक्ट है ये इससे क्या डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है। वेयर on the moon the cutter feel less meter across this one? नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि उन्होंने फैक्ट एक दे दिया है, अब हमने ये बताना है कि भाई ये जो फैक्ट है इससे वो क्या क्या शो करना चाह रहे हैं। क्या हो रहा है, या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये इफेक्ट, समथिंग लाइक जी। दिस। एक दफ़ा इसको स्क्रीन थ्रू कर लेते हैं, बस क्या बोलते हैं।
कुड बी ट्रू। कुछ समझ आ रहा है क्या हो सकता है, कोई एविडेंस मिला? सर मुझे ये लग रहा है मे बी इसका सी वाला आंसर हो, क्योंकि यहाँ पे भाई सो उन्होंने मैम। जी कि यहाँ पे वो शो कर रहा है कि उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे जो मून है उस पे स्मॉलर कटर्स हैं जो कि फील्ड होंगे सरफेस मैटर से, मोस्टली डस्ट होने की वजह से, कंफर्मिंग दैट मार्स इज अ ड्राई डेजर्ट वर्ल्ड। तो मे भी मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है ये मार्स इज अ ड्राई डेजर्ट वर्ल्ड होगा। कुड बी, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। और पहले वाले को देखे तो पहले वाले का आई डोंट थिंक कि कोई वो है। पहले लेट्स ट्राई प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस को। पहले वाला ऑप्शंस तो मुझे नहीं लगता कि मेंशन नहीं किया गया। और सर उसामा सी बोल रहे हैं। कुड बी सी और डी के दरमियान कुछ हो सकता है, लेकिन ए और बी मुझे नहीं लगता दे मोडस ऑन मार्स देन मोर। सर व्हिच वन यू यहाँ पे थिंक्स? विंड का कोई हुआ है तस्करा कोई पैराग्राफ में? मुझे नहीं नजर आ रहा। विंड का, विंड का हुआ है ना, अगर आप देख ले तो विंड का भी कुछ हुआ है। एटमॉस्फेयर को विंड नहीं बोलते हम। कहाँ पे? द मार्शल एटमॉस्फेयर इज ए efficient erosive agent, इस तरह का कुछ भी है। द मार्शल विंड ट्रांसपोर्टिंग dust from place to place। लास्ट वाला जो सेंटेंस है दैट वन ओ, इज इफेक्टिव है, इंफॉर्मेटिव है, या एविडेंस उसमें है, या तो दूसरा ये वाला है जो मैम ने अभी बताया, डेजर्ट ड्राई डेजर्ट वर्ड है। which one could be? अगर आप क्वेश्चन नंबर सी को देख लेना, that's giving us information but not specifically the one we are looking for। because why? because क्योंकि उसमें कोई ये नहीं बता रहा है कि क्यों वो कर रहे हैं, क्यों वो फास्टली फिल हो रहे हैं, या क्यों वो फास्टली वो कर रहे हैं मार्स में फिल हो रहे हैं। वो जस्ट एक हमें बता रहा है कि देर ऑफ्टन फिल विद सरफेस बिकॉज ऑफ डस्ट की वजह से वो हो रहा है, डेजर्ट ड्राई है, कुछ इस तरह का हो रहा है। लेकिन लास्ट वाले को अगर आप देखें तो वो केप कंप्लीटली मैच कर रहे हैं। दे एटमॉस्फेयर जो है इफिशिएंट एरोसिव एजेंट है। इसको एक दफ़ा एविडेंस के साथ मैच कर लेंगे। मैं अगर आप देख रहे हैं लास्ट वाला जो सेंटेंस जो है, तो क्योंकि जो है मार्शल एटमॉस्फेयर से इफिशिएंट एरोसिव एजेंट जो है वो है, फिर ट्रांसपोर्टेशन डस्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द फीचर्स मच फास्टर देन द इम्पैक्ट लोन ऑर्बिट टू देम। तो जो है उसकी स्पीड को भी कवर किया है, एफिशिएंट एरोसिव एजेंट भी है। तो अगर आप देखें एटमॉस्फेयर जो है ना वो यूजुअली विंड के लिए यूज़ हो सकता है, और पावरफुल एफिशिएंट इरोजन को भी यूज़ हो सकता है, और एजेंट जो है इरोडिंग फोर्स के लिए। तो आई थिंक दिस वन इज़ बेटर। लेकिन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं आया, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन मोस्टली मैच यही हो रहा है, ऊपर वाला भी हो रहा है समहाउ, बट सरफेस ऑफ मार्स इज ड्राई डेजर्ट। बट वो इतना नहीं हो रहा, मुझे नहीं लग रहा। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि उसमें एक उसको बताया गया है ना, मार्स इज अ ड्राई डेजर्ट वर्ड का होता है। लेकिन क्वेश्चंस में जो हमें बोला है कि कौन सा एविडेंस प्रूव करता है कि वो फास्टर फील करते हैं मार्स देन द मून, तो उसको तो यही कर रहा है ना कि वो क्यों हो रहे हैं। पहले तो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया, देन बताया कि वो क्यों है। कुछ ये मेक सेंस बना रहा है या नहीं, आई डोंट नो। एनीवन? यस सर, कंटिन्यू करिए। रियली? ओके, देन वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको फिर ज़्यादा से भी देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से, अगर कोई इसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं होती तो वी कैन कम बैक टू इट अगेन। जी सर। या यही था शायद।
क्योंकि देख ले वहां से आगे फिर वो कर रहा है, कंट्रीफ्यूज गेट फील कंसिडरेबली फास्टर देन द मून, देन द फैक्ट्स को बता रहा है, और फैक्ट्स में से इन्हीं यही जो वाला सेंटेंस है वो परफेक्टली मैच हो रहा है विद इन द ऑप्शंस के साथ, अगर आप देख ले तो। अच्छा, इस वाले सेंटेंस को द मार्टिन एटमॉस्फेयर इज एन एफिशिएंट इरोसिव एजेंट हम्म। विद मार्टिन विंड ट्रांसपोर्टिंग डस्ट। फ्रॉम लाइक जो प्लेस टू विंड प्लेस। है वो डस्ट को एक प्लेस से दूसरी जगह पे लेके जा रही है, और क्या कर रही है कि इरेजिंग सरफेस फीचर्स मच फास्टर देन meteoritic impacts alone। यहाँ पे इसकी समझ नहीं आ रही, लाइक मच फास्टर देन। इसमें जो है ना, अगर आप इसमें देख ले तो मार्शल जो है ना, क्रिएटर्स गेट फील कंसिडरेबली फास्टर देन द लूनर काउंटरपार्ट्स, दूसरों से लैग फील वो है, फिर मून के बारे में बताया है, तो एक इंफॉर्मेशन दिया है ना, एक फैक्ट्स हमें बताया कि क्यों ये हो रहा है, और क्वेश्चन में भी हमें कुछ फैक्ट या एविडेंस मांगना है कि जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो दिस फैक्ट वाज द जो हमें दिए गए। ऊपर अगर हम देख ले तो सिमालर है ना, क्रिएटर्स के बारे में कहा गया है, प्लेयर्स के बारे में कंप्लीटली नहीं कहा गया है। आप जो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर सी सही है, उसको गौर से देख ले, वो जो है सिमालर क्रिएटर्स के बारे में बोल रहा है, प्लेयर्स या क्रिएटर्स फिल्म के बारे में नहीं, क्या है ये सिमालर क्रिएटर्स है, और आई थिंक डिफरेंट वन आई गेस। यस उस सर। हिसाब से भी हम इसको दे सकते हैं, अगर हम श्योर होना चाहें और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करें तो मे भी वो निकल सकते हैं। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का शायद। सर आज हमने ना कुछ लाइक कंप्लीट करनी पड़ेंगी डे वाइज। फिर आगे हमारे 3 दिन है ना, जब हम रीडिंग कर लेंगे तो तब हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इनके। Okay, then we can go to the next one maybe. तो दूसरा क्वेश्चन टाइप जो होता है वो वोकेबलरी क्वेश्चन होता है, और यूजुअली ये आसान क्वेश्चन कंसीडर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर्स रीडिंग पार्ट्स। इसमें ये होता है कि आपको एक वर्ड दिया जाता है, सेंट पैराग्राफ में से एक वर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसकी मीनिंग आपसे पूछी जाती है, और आपने उसका मीनिंग जो क्लोजेस्ट मीनिंग या पैसेज में जो यूज़ किया हुआ है वो हो रहा है। इसमें आपको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मीनिंग आती है डायरेक्टली आप जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू रियली कि आपको पढ़ना पड़े पैसेज फिर उसकी मीनिंग। अगर आपको इनहिबिट्स की मीनिंग आती है जब डायरेक्टली वो कर ले, अगर नहीं आती फिर वो पैसेज से देख के उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह की वोकैबुलरी क्वेश्चन यूजुअली हमारे पास होते हैं। अगर इसी में देख ले हम इनहिबिट्स अगर किससे बोलते हैं तो किसी को आइडिया है? आई थिंक कंसिस्ट ये लग रहा है। रिस्ट्रिक्ट्स नहीं होता? नहीं, कंसिस्ट। मे बी कंसिस्ट ट्रू, इनहिबिट्स कंसिस्ट। ये तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इन द सेम, आपसे एक वर्ड देख ले सेम बस ये कि फ्रेज इन द सेम ब्रीथ जो पैसेज में दिया है उसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, इनडिफिनिट पीरियड का मतलब क्या होगा, या रिबॉन जो भी पैसेज में से कोई एक वर्ड निकाल के आपको दिया होगा और बोला होगा उसकी मीनिंग क्या है। अगर आपको मीनिंग आती है डायरेक्टली आप वो कर सकते हैं, ऑप्शंस को सेलेक्ट करके दूसरों को एलिमिनेट कर सकते हैं। लाइक दिस वन, अगर आपको आप में से किसी को अगर इसकी मानी पता हो ट्रैपिंग का, trappings directly, अगर किसी को समझ आता हो trappings, the word trapping in the passage is the closest meaning to प्रीवियसली जो वर्ड थे वो समझ आ रहे थे ना, डायरेक्टली आप उनको ऑप्शन कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली कर ले। अगर नहीं आते तो फिर आप उस सेंटेंस को देख ले जिसमें वो वर्ड यूज हुआ है। सेम इफ यू लुक हियर ट्रैपिंग, लेट्स सपोज ट्रैपिंग का मानी मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं वो सेंटेंस पढ़ सकता हूँ जहाँ पे वो है। लेट्स से द पेंटिंग रेस्ट ऑन द बेयर वॉल, तो खाली दीवार के बारे में कुछ बताया गया है। विथ नो बैकड्रॉप्स और इन्वायरमेंटल ट्रैपिंग्स मीन्स उस दीवार पे कुछ नहीं लगे हुए थे, या वो जो उसका जगह था वो क्या था, ट्रैपिंग था। तो अगर दीवार के साथ हो तो कंडीशन हो सकता है, प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता। खाली दीवार प्रॉब्लम में भी इन्फ्लुएंस भी नहीं हो सकता, डेकोरेशन में भी हो सकता है, या कंडीशंस में भी हो सकते हैं। डेकोरेशन समहाउ वो करता है ना, दीवार खाली है, बैकड्रॉप पे कुछ नहीं है, और इन्वायरमेंटल ट्रैपिंग जो है उधर नहीं है। तो समहाउ आप गेस लगा सकते हैं जो कॉन्टेक्स्ट है उसको पढ़ के कि वो उसकी मीनिंग क्या हो सकती है या क्या नहीं हो सकती।
तो इसका अगर कोई क्वेश्चन वोकेबुलरी क्वेश्चन में अगर आपको है वैसे अगर ट्रैप के लफ्ज को देखें ना तो फिर ऐसे लग रहा है कि इन्फ्लुएंस है इसका ऑप्शन। लेकिन अगर हम वैसे कंटेक्स्ट के लिहाज से देखें ना फिर ऐसे लग रहा है कि डेकोरेशन है। ट्रैप ट्रैप इन्फ्लुएंस नहीं होता मैम, आई थिंक, बट कुड बी। हाँ हो सकता है मैं भी, राइट। बट यूजुअली आप ये कर सकते हैं कि अगर आप श्योर नहीं है तो कॉन्टेक्स्ट को एक दफ़ा देख लें, लेकिन अगर आप वो वर्ड इजी है और आपने उसकी मीनिंग आपको आती है तो डायरेक्टली यू कैन सेलेक्ट। आपको 1 मिनट वो क्वेश्चन में देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही है कि अगर आपको वो चीज़ आती है, लेट्स सपोज मिटिगेट है, मिटिगेट किसे कहते हैं, किसी चीज़ को कम करने के कहते हैं, तो इफ़ आई नो इट डायरेक्टली ख़त्म करके आई कैन गो नेक्स्ट अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके। अगर नहीं तो फिर मैं उसको पढ़ के कॉन्टेक्स्ट में से उसकी मीनिंग निकालने की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप वोकैबुलरी क्वेश्चन में किसी का अगर कोई वो नहीं है तो, किसी क्वेश्चंस नहीं है तो यस सर, नेक्स्ट चलते हैं। ये, तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, वो जो है वोकैबुलरी क्वेश्चन और डिटेल्स क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चंस। अभी तीसरा क्वेश्चन पर जो आता है वो रेफरेंस क्वेश्चन था, जिसमें मैम ने भी कहा था कि ये समहाउ सिमिलर है वोकैबुलरी क्वेश्चन के, लेकिन ये यूजुअली नहीं आते या बहुत कम ही आते हैं। मोस्टली टेस्टों पे ये नहीं आते, अगर आ भी गए तो एक ही आएगा। तो इसमें क्या होता है यूजुअली, इसमें ये होता है कि आपसे कोई प्रीवियसली रेफरेंस कोई इन्फॉर्मेशन पूछ रहा होता है, उसको किसी उसके साथ प्रोनाउन के साथ वो करके रिप्लेस करके, लाइक इट, दे, दोस, विच, उस काइंड ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हाइलाइट करके फिर आपसे पूछते हैं कि इसकी मीनिंग उस पैसेज में क्या थी या क्यों ये यूज़ हुई है। तो जैसे हमने कहा कि ये डेटा टेबल और उनकी तरह ये भी रेयर है, कम ही आता है, या अगर आता है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। लाइक बस हियर कुछ फिर बताया गया है, फिर उसके बारे में हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस किया गया है। सिंस द लॉ ऑफ फिजिक्स इज नॉट आर्बिट्रेरी डिसीजन एंड हैव डिटरमाइंड द जनरल फॉर्म ऑफ अप्लाइड अर्थ सब्जेक्ट, फिर दे यूज़ किया है। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि द वर्ड इन द पैसेज इज रेफरेंस टू व्हाट। तो फिर आपने वो क्या करना होता है अगर इस तरह के क्वेश्चन आए और प्रीवियसली रेफरेंस क्वेश्चन आए, पैसेज को रेफर करे जो, तो फिर आप जिस जगह पे वो वर्ड हाइलाइट है उससे पीछे अगर वो सेंटेंस अगर आप पढ़ ले तो फिर आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है कि वो क्यों है और क्यों ये यूज़ किया गया है, या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या ये वो वर्ब है, या क्यों यूज़ किया गया है इसको। अगर इसमें देख ले तो ये दे क्यों यूज़ हुआ है। यस सर, यहाँ पे लाइक बात हो रही है लॉज ऑफ फिजिक्स की, उसके बारे या में ही लॉस वो ऑफ कर रहे हैं। फिजिक्स। तो फिर यहाँ पे दे जो है ना वो उनको मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, इस लॉ ऑफ फिजिक्स को दोबारा रिपीट करने के बजाय उसने वो किया है, उसको रिप्लेस किया है ना प्रोनाउन के साथ। तो ये होते हैं प्रीवियसली रेफरेंस क्वेश्चन या रेफरेंस क्वेश्चन। अगर इसमें देख ले हम, अगर इसमें विच क्यों ये यूज़ किया, विच इन द पैसेज रिफर्स टू व्हाट, द वर्ड विच इन द पैसेज रिफर्स टू व्हाट। अगर इसका किसी को आइडिया हो, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, या ये वर्ब है या ऑब्जेक्ट है। विच से आगे जो सेंटेंस है, जो पहले सेंटेंस, उसको अगर आप देख ले तो द डिस्ट्रीब्यूशन एक क्या है, इसका हम क्या कह सकते हैं, नाउन प्रोनाउन कुछ भी, लाइक ग्रामर के लिहाज से इसको मैं द डिस्ट्रीब्यूशन को। देखो तो आर्टिकल बोलता, डिस्ट्रीब्यूशन को, वर्ब, डिस्ट्रीब्यूशन तो वर्ब है, काम हो जी रहा है वर्ब होगा ये। जो। यस मैम, वर्ब। वर्ब, वर्ब, द डिस्ट्रीब्यूशन इफ नॉट इसके। या तो विच है तो विच यहाँ पे किसको कर रहा होगा, द बस डिस्ट्रीब्यूशन एस्टेब्लिश। की वैसे हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन को करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन को करेगा। अगर इस सेंटेंस को देख ले तो पोस्टल उधर कोई, सर्विस को ये। हाँ मैम दैट्स ट्रू, पोस्टल सर्विस। यस। डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लोज है, लेकिन हम देख ले तो उस सेंटेंस में कुछ बन रहा है ना, कुछ नया एस्टेब्लिश हो रहा है, फिर उसी को बोल यस रहा है कि उसके नेटवर्क कितने फैले हुए हैं, इस तरह हुए।
डिस्ट्रीब्यूशन न्यूज़पेपर के तो नेटवर्क नहीं फैलता ना, वो पोस्टल सर्विस की वो फैलते हैं, नेटवर्क होते हैं, या वो जाते हैं इसके वो होते हैं। तो सेल तो बिल्कुल भी नहीं है, यस। न्यूज़पेपर बिल्कुल भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्टल सर्विस में फिर आप देख सकते हैं कि कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। यस। फिर इसमें देख ले तो दिस पर्पस, इसमें अगर किसी को कुछ समझ आता है तो उससे पहले वाला सेंटेंस अगर पढ़ ले तो दिस फ्रेज, दिस पर्पस इन द पैसेज रिफर्स टू। इफेक्टिवली कंट्रोल करने के पर लिए प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन क्योंकि कुड उन्होंने बी यहाँ मैम, पे बट इफेक्टिवली कंट्रोल सॉइल का जो जी है वो यूज किया हुआ है। यही लग रहा है। ट्रू मैम, इट्स ट्रू, क्योंकि कोई पर्पस बता रहा है ना, कोई जी काम के लिए ये हुआ है। तो ग्रास रूट्स अगर हम देख ले तो वो यूजुअली उसी चीज में हमें मदद करते हैं ना, सॉइल को इरोड होने नहीं देते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो प्रीवियसली रेफरेंस क्वेश्चन में सिर्फ यही होता है कि आपको एक वर्ड दिया होता है या उसको किसी वर्ब या किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके उसके नाउन या प्रोनाउन के साथ जो भी होता है, फिर आपसे पूछते हैं कि वो पैसेज में क्यों होता है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है। हो सकता है कि आपके 2 पैसेज में से कोई एक क्वेश्चन आए, एक पैसेज में ये हो, बट यूजुअली ये नहीं होता इतना। अगर हम अपना चौथा टाइप देखें तो इन्फेरेंस क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको कोई लॉजिकल डिडक्शन करनी होती है, या कुछ आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है लेकिन उसके बेस पे आपने कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन खुद से बनाना होता है, या दो इन्फॉर्मेशन को मिला के आपने जो है अपना इन्फॉर्मेशन या अपना कंक्लूजन ड्रा करना होता है, तो उसको हम रेफरेंस क्वेश्चन बोलते हैं। लेट्स सपोज अगर ये रेफरेंस क्वेश्चन में आपको ये होता है कि वो पूछते हैं कि ये पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है, या पैसेज में ये वर्ड क्या सजेस्ट कर रहा है, या इससे इम्प्लाई क्या हो रहा है, या इससे इन्फेरेंस भी क्या ले सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ वर्ड जो है वो क्वेश्चंस में यूज होते हैं, जो आपको मदद करते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा क्वेश्चन है या कौन सा नहीं। तो अगर आपके क्वेश्चन में इम्प्लाई, इन्फेयर, सजेस्ट दिस काइंड ऑफ वर्ड अगर आ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि ये फिर इन्फ्रेंस क्वेश्चन के वो ग्रुप्स में से। फॉर एग्जांपल दिस वे कि अगर a is equals to b then b is equals to c then a is equals to c, इस तरह का कुछ आपको डिडक्शन करना होता है। 2 इन्फॉर्मेशन आपको दिए थे, तीसरा आपने खुद करना होता है। सो अगर आप कोई लॉजिकल डिडक्शन करनी हो या इम्प्लाई, सजेस्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर आपके पास आते हो, यूजुअली दिस वाई क्वेश्चन, तो उसमें जो है आप वो ये करते हैं, ये इन्फ्रेंस क्वेश्चन यूज करते हैं। इन्फेरेंस क्वेश्चन यूजुअली इस तरह की कुछ नजर आता है। इन द पैसेज व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाइज, तो इम्प्लाइज वर्ड यूज हुआ है तो डायरेक्टली हमें ये बता रहा है कि ये इन्फ्रेंस क्वेश्चन है, समथिंग जो है ना हमें इन्फेर करना होगा ये पैसेज को पढ़ के। तो अगर हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन आया जिसमें ये इम्प्लाई, सजेस्ट, इन्फेर इस तरह के वर्ड अगर आते हैं, तो फिर हम उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, या 2 इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी फिर तीसरा इन्फॉर्मेशन हम खुद के लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो विल लुक इनटू इट। ये तो आइडेंटिफाई कर ले कि ये रेफरेंस क्वेश्चन है, वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर इम्प्लाई वर्ड यूज हुआ हो, अगर सजेस्ट वर्ड यूज हुआ हो, अगर इन्फ्रेंस वर्ड यूज हुआ, वाई वर्ड यूज हुआ, तो अगर वो ये हुए हैं तो समझ जाएं कि इन्फ्रेंस क्वेश्चन है। पैराफ्रेज कर ले द सेम वे कि अगर हम पहले करते थे वो फैक्चुअल क्वेश्चन में, इसको भी पैराफ्रेज कर ले। व्हाट डज सच अबाउट चेंजेस इन द अफ्रीकन एनवायरनमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो किसी पीरियड के बारे में बता रहे हैं उसमें कोई चेंज हुआ है, तो मे बी वी कैन से डेवलपमेंट इन अफ्रीकन एनवायरनमेंट ड्यूरिंग दैट एरा, इस तरह कुछ करके उसको आप पैराफ्रेज कर लें, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो दी हुई होगी पैसेज में वो डिफरेंट वर्ड में दी होगी। फिर उसमें से रिलेटेड जो रिलेवेंट कीवर्ड्स है या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उनको पैसेज में से डायरेक्ट डायरेक्ट स्किम थ्रू कर ले थोड़ा बहुत। फिर लॉजिकल डिडक्शन कर ले। लॉजिकल डिडक्शन करने के बाद राइट आंसर को ढूंढने की कोशिश करे, और इधर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, जो
सही को चुनने से ज़्यादा इधर जो गलत को आप रिजेक्ट करते हैं कि ये गलत क्यों हो सकता है, ये गलत क्यों हो सकता है, तो ये इधर ज़रूरी होता है। तो ये 6 स्टेप्स यूजुअली इधर होते हैं। डायरेक्टली आइडेंटिफ़ाई कर ले, फिर पैराग्राफ को फिर से रिफ्रेश कर ले, फिर रिलेवेंट एविडेंस ढूँढ ले, उनको एक लॉजिकल डिडक्शन कर ले कि पैराग्राफ का इन्फॉर्मेशन हमें ये बता रहा है, इससे कुछ इस तरह का सेंस निकलता है। ये सही हो सकता है और ये गलत हो सकता है। ये 4 सवाल अगर आपने आपसे पूछ लिए फ़ास्टली तो मे बी आप यू कैन गो थ्रू इट। इसको सॉल्व करने के सबके अपने तरीके होते हैं, लेकिन यूजुअली जो फॉर्मल तरीका है वो मैंने जो ढूँढा वो इस तरह का था। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो वी माइट लुक दैट वन एज़ वेल। तो अगर हम इसमें से कुछ ढूँढ लें कि यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि ऑथर इम्प्लाई करे, तो हमें पहले तो पता चल गया। लेट्स ट्राई दीज़ टिप्स या जो ये हमारे पास जो स्टेप्स है इस क्वेश्चन पे करके देखने की कोशिश करते हैं। हम सब अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं, अगर किसी को आंसर मिला तो देन वी कैन शेयर कि क्यों हो सकता है या क्यों नहीं। 1 मिनट के अंदर हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, टाइम भी खत्म होने वाला है बस। आई थिंक टाइम इज यस। ओवर हो गया। तो ये कि इसको ओवरव्यू दे दें और इसके बाद ओवरव्यू देने के बाद हम सेक्शन को एंड कर देते पहले इसमें से जो लास्ट ऑप्शन है वो कुछ सही नज़र आया, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस के बारे में बोल रहा है और कीवर्ड्स जो उसने डिफरेंट यूज़ किए हैं। हमें क्वेश्चन में अफ्रीकन एनवायरनमेंट बोला है और यहाँ पे सहारा डिजर्ट बोला है या सब सहारा अफ्रीका बोला है। तो जिस कीवर्ड यूज़ किया है और ये वाला सेंटेंस थोड़ा परफेक्टली मैच करता है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा देख लेंगे, ये जो इन्फेरेंस क्वेश्चन है, और इधर से ट्राई करते हैं कि यहाँ से ऑनवर्ड जाए। आज के लिए 3 काफ़ी है, बाकी सब आप अपने एंड पे प्रैक्टिस कर ले। जो असाइनमेंट है वो स्लैंग पे हम शेयर कर देंगे। तो आई थिंक दैट्स बेटर, वी कैन एंड द सेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स एंड मॉडरेटर एंड थैंक यू सो मच एमा, इसामा और रहमान, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन की। तो अब हम सेक्शन को एंड करते हैं। हाफिज़। Yes, 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 you.